हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। भारत के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं दोस्तों, और हमने मध्यकालीन इतिहास को काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया है। जिसमें हमने पहले देखा कि मुगल वंश के जितने भी प्रभावी शासक थे उसको हमने कवर किया था। उसके बाद उत्तर मुगल वंश के सभी शासकों को हमने कवर किया था, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इसके बाद हम दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का इतिहास को हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि भारत में आखिर ये पश्चिमी देश क्यों आना चाहते थे। क्योंकि हमने पढ़ा था मुगल वंश के जो स्टार्टिंग वाले शासक थे वो भारत पर ही आना क्यों चाहते थे, क्योंकि भारत जो था प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर था। यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी थी। बाबर भी इसी चक्कर में भारत पर आया था, लेकिन यहाँ की जलवायु उसको बहुत पसंद आई थी, जिसकी वजह से वो यहीं पर रुक गया और अपना साम्राज्य विस्तारित करने लगा था। इसके बाद उसके बेटे, फिर उनका बेटा, फिर ऐसे करके करते करते भारत में पूरा मुगल वंश का साम्राज्य विस्तार हो चुका था। अब दोस्तों ये काफ़ी मजबूत हो चुके थे भारत में। इनके व्यापार, बिजनेस वगैरह काफ़ी देश विदेशों में इनकी चर्चाएं होती थी कि भारत में अपार संपदाएं हैं, जिसका जिक्र दोस्तों पश्चिमी देशों में काफ़ी हुआ करता था। तो कुछ दोस्तों पश्चिमी देशों के कुछ व्यापारी जो भारत आने का सपना सोच रहे थे, और उन्होंने योजना भी बनाई। और योजना बनाने के बाद दोस्तों यूरोपीय महाद्वीप के कुछ देश हैं जिन्होंने भारत पर आने का योजना बनाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि किस दिशा में भारत है। वो लोग दोस्तों पहले स्थलीय मार्ग को अपनाते हैं भारत में आने के लिए, लेकिन मुसलमान व्यापारियों का शासन होने के कारण उनका मार्ग जो था वो अवरुद्ध हो चुका था। तो दोस्तों इनको ये सब पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि अब हम समुद्री मार्ग से भारत की खोज पे निकलेंगे। तो दोस्तों उसी टाइम पर वो गठित करते हैं कि हम समुद्री मार्ग से भारत को खोजने के निकलेंगे। तो दोस्तों एक कोलंबस नाम का व्यक्ति था जो भारत की खोज में निकलता है। सन था 1487-88 के मध्य। कोलंबस नाम का एक व्यक्ति था जो भारत की खोज पर समुद्री रास्तों से चल दिया। दोस्तों कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों तक वह सफ़र करता रहा, और उसका जहाज़ जो था दोस्तों भारत की तरफ ना आकर उसका जहाज़ जो था उसके देश के पश्चिमी तरफ चला गया। तो इस प्रकार दोस्तों वह भारत की खोज करते करते वह अमेरिका की खोज कर लिया था 1494 ईस्वी में दोस्तों। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अमेरिका की खोज किसने करी थी। तो दोस्तों आपको याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर कोलंबस नाम के व्यक्ति ने 1494 ईस्वी पर भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वह पहुँच गया था उत्तरी अमेरिका पे। तो इस प्रकार दोस्तों वो तो नाकाम हुआ, क्योंकि वो भारत की खोज कर नहीं पाया था। इसके बाद कुछ पुर्तगालीज भी उसी समय पर चले थे भारत की खोज करने के लिए, जो कि ये सही रास्ता पकड़ लिए थे। वो उसमें से एक व्यक्ति था वास्को डी गामा। वह भारत पर दोस्तों उसको पहुंचने के लिए कम से कम साल से 1.5 साल लग गए थे वो समुद्री मार्ग को अपनाते हुए। वो आखिरकार वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर, जो वर्तमान में केरल पर है, उतरा। और दोस्तों उसका काफ़ी वहाँ पर जो केरल के जो शासक थे, जमोरियन बोला जाता उनको, तो उन्होंने काफ़ी उनका सम्मान किया, स्वागत किया। फिर मतलब उनकी लैंग्वेज जो थी वो पुर्तगालीज लैंग्वेज थी उनका। इनकी लैंग्वेज वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर इस बाद में उनका दोस्तों कम्युनिकेट होता है, उसको पता चलता है कि हमने भारत को पा लिया है। इसके बाद वह दोस्तों भारत से वापस जाता है पुर्तगाल में। तो इस प्रकार दोस्तों भारत आने का जो रास्ता है वो कन्फर्म हो गया था कि इस दिशा में भारत है और यहाँ पर भारत स्थित है। वापस जाता है अपने देश पुर्तगालीज। वहाँ से फिर कई पुर्तगालीज भारत पर आते हैं, अपना व्यापार फैलाते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे स्लाइड बाय स्लाइड। तो दोस्तों मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत खोज की शुरुआत किस प्रकार होती है। क्योंकि पश्चिमी देशों को भारत आने का रास्ता पता नहीं था, और उनको यह पता था कि भारत एक काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली देश था, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संपदाएँ और यहाँ की जलवायु, यहाँ की कृषि बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत उपजाऊ थी, जिसकी चर्चाएं दोस्तों भारत के पश्चिमी देशों में हुआ करती थी। क्योंकि यहाँ पर व्यापार भी काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा था। उस समय पर मुगल वंशों का शासनकाल चल रहा होता है। तो दोस्तों पश्चिमी देश होते हैं वो भारत आने का विचार करते हैं व्यापार की इच्छा के लिए, उनका मेन मुद्दा था। अब चूँकि दोस्तों भूमध्य सागर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था, जिससे उसका स्थलीय मार्ग जो है वो बंद हो गया था। इनका जो भूमध्य सागर वाला जो एरिया था, यहाँ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। अब चूँकि यहाँ पर जो यूरोपीय लोग आए थे वो एक क्रिश्चियन थे, जिनका मुस्लिमों से वहाँ उस समय पर इनका संबंध ज़्यादा अच्छा था नहीं, तो इनका स्थलीय मार्ग बंद हो गया था। तो और दोस्तों वहाँ पर उन समुद्री मार्ग को अपनाने का योजना बनाई और भारत की खोज में निकल पड़ते हैं 1487 और 88 ईस्वी के बीच में। 1487 ईस्वी में दोस्तों कोलंबस नाम का एक व्यक्ति होता है जो भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन उसी समय पर क्या है कि वो भारत ना पहुंचकर वह अमेरिका महाद्वीप में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों 1494 ईस्वी में अमेरिका की खोज करता है। आपको याद रखने की ज़रूरत है
क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अमेरिका की खोज किसने करी थी। इस प्रकार दोस्तों पुर्तगाली भी भारत की खोज करने में निकलते हैं उससे समय पर और भारत की खोज पर पहुंच जाते हैं भारत पर। पुर्तगालियों का हम पढ़ेंगे दोस्तों आज का वीडियो में, पुर्तगाली किस प्रकार भारत आए और भारत में कौन कौन सी कंपनी स्थापित करी और इन्होंने अपना वायसराय भी बनाया था खुद का, और इनका जो था व्यापार कैसे चला था और मुग़ल वंशों से इनकी लड़ाई किस प्रकार हुई और इनका खात्मा कैसे हुआ, इसको हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों पुर्तगालीज भी भारत के खोज में निकले हुए थे, जिसमें से 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पर वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत की खोज में निकलता है। दोस्तों वह यूरोपीय महाद्वीप का एक पुर्तगाली व्यक्ति था, वह भारत की खोज में निकलता है और यह भी दोस्तों समुद्री मार्ग को अपनाता है और यह अपने पूर्व साइड चल देता है। इस प्रकार दोस्तों वह भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरता है, जिसका स्वागत वहाँ के राजा जमोरियन के द्वारा किया जाता है। अपने 1498 ईस्वी पर वह भारत पर पहुँच जाता है और उसके बाद वह वापस जाता है, जिससे भारत के आने का रास्ता तय हुआ। पहले भारत के आने का रास्ता इनको तय नहीं था, जैसे ये भारत पर आया इसके बाद वहाँ पर वापस गया तो इनको कंफर्म हो गया कि भारत का रास्ता कहाँ पर है। अब एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस समय पर वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी, उसी समय पर ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड के तस्मानिया व न्यूजीलैंड को भी खोजा था। तो यह कभी पूछ लिया जाता है कि वास्को डी गामा के साथ और किसने दूसरे अन्य देशों की खोज करी थी। तो आपको याद रखना है ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड के तस्मान व न्यूजीलैंड की भी खोज करी गई थी उसी समय पर। तो अब दोस्तों हम बैक टू पॉइंट आते हैं कि वास्को डी गामा ने किस प्रकार भारत पर अपना व्यापार स्थापित करता है। अब जो कि 1498 ईस्वी में वह कालीकट बंदरगाह पर उतरता है। चूँकि दोस्तों भारत के सांस्कृतिक लोग होते हैं और वहाँ के जो राजा थे उनको जमोरियन बोला जाता है, उन्होंने वास्को डी गामा का जमकर स्वागत किया था। इसके बाद दोस्तों जो गुजरात का जो एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, ये गुजराती व्यापारी था जिसने दोस्तों वास्को डी गामा की सहायता करी थी और व्यापार का अधिकार प्राप्त करने में उसकी सहायता करी थी। अब चूँकि दोस्तों वास्को डी गामा भारत पर व्यापार करने की दृष्टि से आया था, तो इस प्रकार दोस्तों भारत पर व्यापार करने का अधिकार भी उसको मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों मसालों का उत्पादन काफ़ी ज़ोरों से हो रहा था और वह भारत से मसाले लेकर वह अपना पुर्तगाली देशों में वापस जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों वह यूरोपीय देशों में यूरोपीय मंडियों बाज़ारों में जब भारतीय मसालों को बेचता है तो वह दोस्तों 60 गुना वह लाभ कमाता है। तो इस प्रकार वहाँ के पुर्तगालियों को पता चलता है कि भारत की जो संपदा है वो काफ़ी मूल्यवान है और वह दोस्तों भारत पर सहायता तो प्राप्त कर चुका था व्यापार का, लेकिन कई सालों से यहाँ पर अरबी कंपनियों का भी शासन चल रहा था, वो व्यापार चल रहा था, जिसने उसका विरोध किया और 1499 में वास्को डी गामा को वापस लौटना पड़ा और इसके बाद दोस्तों पुर्तगालियों का समुद्री मार्ग का पता चल जाता है। अब 1499 ईस्वी में वह वापस जाता है और उसको 60 गुना वहाँ पर फ़ायदा प्राप्त होता है और जाकर वहाँ के जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनको बताता है भारत के बारे में और इस प्रकार दोस्तों समुद्री मार्ग का पता चल गया था भारत आने का। इस प्रकार पुर्तगाली जो थे वो भारत आने का क्रम स्टार्ट कर देते हैं। एक साल बाद फिर से दोस्तों पुर्तगाली आए और उन्होंने 1500 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कोठी बना ली, यानी कि जो व्यापार का जो सेंटर होता है वह उन्होंने केरल में बनाई और वहाँ पर उनका सुरक्षा का इंतजाम भी केरल के राजा जमोरियन के द्वारा करवाया गया, क्योंकि अरब व्यापारी भी उनके खिलाफ थे। उनसे सुरक्षित रखने के लिए उनके व्यापारिक कोठी और वहाँ का सुरक्षा का इंतजाम भी करवाया गया। दोस्तों पुर्तगालियों का व्यापार बढ़ता गया और उन्होंने अपना कालीकट कन्नौर में व्यापारिक कोठियाँ बना ली। पहले उन्होंने अपनी सबसे पहले कोठी बनाई थी केरल के कोचीन में, उसके बाद उन्होंने कालीकट कन्नौर यहाँ पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ यानी सेंटर बना लिया। उसके बाद 1509 ईस्वी तक ये लोग दोस्तों मस्त तरीके से व्यापार करते रहे। पुर्तगालियों को सिर्फ और सिर्फ अरबी व्यापारियों का ही जो सामना करना पड़ता था, लेकिन वो मस्त तरीके से अपना व्यापार कर रहे थे और विदेशी बाज़ारों में जाकर काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे। इसके बाद दोस्तों ये लोग व्यापार के अलावा ये लोग भारत के राजनीति में भी घुसने लगे। 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा पर अधिकार किया और गोवा को अपना प्रशासनिक केंद्र बना लिया, जो कि दोस्तों हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे कि गोवा जो था वो सबसे लास्ट में भारत का एक ऐसा राज्य था जो सबसे लास्ट में आज़ाद होता है। दोस्तों जब उन्होंने गोवा पर अधिकार किया 1510 ईस्वी में और उनको प्रशासनिक केंद्र बना लिया, तो ये चीज़ जो है
केरल के राजा जमोरियन को पसंद नहीं आया और दोस्तों उसके खिलाफ हो गए। और दोस्तों इन्होंने अपना वायसराय भी, खुद का वायसराय नियुक्त कर लिया था, क्योंकि इनको अब धीरे धीरे भारत पर साम्राज्य भी विस्तारित करना था और भी कंपनियां लगानी थी। इसके लिए इन्होंने खुद का वहाँ पर मतलब एक गवर्नर नियुक्त किया था, जिसमें दोस्तों पहला था डी अल्मोड़ा। 1505 ईस्वी में इन्होंने नियुक्त किया था और 1509 ईस्वी तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। उसके बाद दूसरा जो आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से लेकर 1515 तक इन्होंने अपना जलवा दिखाया था। और इस प्रकार दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में ही जो कालीकट का शासक था जमोरियन, उसके महल को भी लूटा। तो इस प्रकार दोस्तों इनका जो व्यापार था वो काफ़ी मजबूत होने लगा था भारत देश में। अब चूँकि दोस्तों उस समय पर भारत पर मुग़ल वंशों का शासनकाल चल रहा होता है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत सामना करना पड़ता है। अकबर का शासन चल रहा होता है। अब इनका देखेंगे कि इनका पूर्वी तट पर पूरी तरीके से मजबूती से अधिकार हो चुका होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इन्होंने 1571 में दोस्तों बीजापुर, अहमदनगर, कालीकट के शासनों ने पुर्तगालियों को भगाने की कोशिश करी, लेकिन नाकाम हो चुके। इन सभी जो क्षेत्र के शासक हैं ये पुर्तगालियों को भगाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि दोस्तों अब ये राजनीतिक मुद्दों पर भी भाग लेने लगे थे। तो इनको ये पसंद नहीं आया और इनको वापस भगाने की कोशिश करी गई, लेकिन ये नाकामयाब रहे। अब चूँकि इनका व्यापार दोस्तों काफ़ी मजबूत हो चुका था, भारत में इनकी कंपनियां स्थापित हो चुकी थी, भारतीय लोग उनके कंपनियों में काम कर रहे थे, जिससे दोस्तों अब ये लोग ये भी सोचने लगे कि हम भारत में जो मुग़ल वंश का शासक कर रहा होता है अकबर, उसको भी ये लोग सोचते हैं कि उनको हम ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवाने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने अकबर के दरबार में ईसाई मिशन भी भेजा, लेकिन अकबर को ईसाई धर्म की इच्छा देने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं होती, क्योंकि अकबर एक समृद्ध मुस्लिम शासक था। वो ईसाई धर्म को अपनाने में मना कर दिया और उनका प्रचार प्रसार भी कम हो चुका था। पुर्तगालियों का मेन रीज़न ये भी था दोस्तों कि यह विदेशों में अपना प्रचार प्रसार करना चाहते थे कि इनका जो ईसाई धर्म है वो पूरे भारत देश में इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था। इसी प्रकार दोस्तों पूरे पुर्तगालियों के द्वारा ईसाइयों का प्रचार प्रसार करने के कारण जो है स्थानीय शासकों का विरोध होने लगा था, क्योंकि भारत में मुग़ल वंशों का जो शासनकाल चल रहा होता है वो मुस्लिम शासन था और ये ईसाई जो थे वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के शासकों में इनका विरोध होता है। और उसी समय दोस्तों स्पेन और पुर्तगालियों का युद्ध शुरू होता है। जिस प्रकार युद्ध शुरू होता है और पुर्तगाली जो थे वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो हम देखेंगे किस प्रकार दोस्तों पुर्तगाली जो थे वो भारत पर भी कमज़ोर होने लगे थे। हुगली पर अधिकार ये लोग किए थे, तो क्यों किए थे? पुर्तगालियों ने वहाँ पर अधिकार किया था क्योंकि वहाँ से जितने भी गुजरने वाले जहाज़ हैं उनको लूटने के मकसद से हुगली पर अधिकार कर लिए थे ये लोग। और फिर इसके बाद दोस्तों मुग़ल सेनापति जो कासिम खान होता है वह 1,50,000 सेना के साथ वह 3 महीने तक लगातार पुर्तगालियों पर हमला करता है और उनको खदेड़ने में सफल हो जाता है। बचे हुए 400 जो पुर्तगाली थे दोस्तों उनको आगरा ले आया जाता है। उनको या तो इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है या तो दास बनाकर, बंदी बनाकर रखा जाता है। जो कि दोस्तों बचे हुए थे पुर्तगाली, उनको दोस्तों वो जहाज़ लेकर भागते हैं, लेकिन भूखमरी और महामारी के कारण वो भी मारे जाते हैं। इस प्रकार भारत पर पुर्तगालियों का क्रम ख़त्म होता है और इनका पूरा जो व्यापारिक कोठियाँ थी इनको भी बंद करवा दी गई। इसके बाद भारत की समृद्धि को देखकर, पुर्तगालियों के व्यापार को देखकर वहाँ के जो डच थे वो भी भारत आने का सोचते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि भारत पर डच किस प्रकार प्रभाव डाले थे, डचों का आगमन कैसे होता है और इनकी कौन कौन सी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करी गई थी, व्यापार उनका कैसा था, उनको कितना मुनाफा था, उनका विरोध किसके साथ हुआ था, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने एक एक करके वीडियो में समझा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।